हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम क्लास 10th में मैथ्स का अपना चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख रहे थे और अपने इस चैप्टर के अंतर्गत प्रीवियस के कुछ लेक्चर्स हम डिस्टेंस फॉर्मूले पे बेस्ड अपनी सवालों की सीरीज को शुरू कर चुके थे और अपनी सवालों की सीरीज में ऑलरेडी हमने काफी सारे सवालों को सॉल्व भी कर लिया है। अब इसी सवालों की सीरीज में आगे बढ़ते हुए इस लेक्चर में एक और शानदार, जानदार, मजेदार बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। अब जैसा कि आप लोग देख पा रहे होगे सर कि यह सवाल ऑलरेडी हमसे एक बार बोर्ड एग्जाम में यानी कि साल 2014 में पूछा जा चुका है, यानी कि यह सवाल अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर यह सवाल बोर्ड एग्जाम में आया सर तो मल्टीपल वेज में पूछा जा सकता है। यह सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव के फॉर्मेट में 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है सर। यही सेम सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू के फॉर्मेट में 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ के सवाल की कहानी देख लेते हैं। सवाल कह रहा है इफ -4,0 and 4,0 are the two vertices of an equilateral triangle, find the coordinates of its third vertex। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए सवाल का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो सवाल ने आपको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस में से 2 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड कर दिए हैं और फाइनली आपसे उसी इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीसरे वाले वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है। सवाल में फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सवाल ने हमें यहां पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस में से 2 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। उसके बाद सवाल हमसे उसी इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीसरे वाले वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है, क्या होंगे। तो सवाल का एक्सप्लेनेशन सभी को क्लियर हुआ? क्लियर होना चाहिए सर। अब अगर एक्सप्लेनेशन क्लियर है तो यहां पे सवाल की सर्जरी स्टार्ट करते हैं। तो सवाल की सर्जरी को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो अगर यह सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव के फॉर्मेट में पूछा जाता है सर, तो डायग्राम के साथ भी पूछा जा सकता है, डायग्राम के बिना भी पूछा जा सकता है। अगर डायग्राम के साथ पूछा जाएगा उस केस में सवाल की एनालिसिस बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी सर। तो यहां पे यह समझने की कोशिश करते हैं कि अगर यह सवाल इस तरीके से बिना डायग्राम के पूछा जाता है तो सबसे पहले सवाल के लैंग्वेज की मदद से डायग्राम तक कैसे पहुंचना है। तो सबसे पहले अपने डायग्राम को यहां पे सवाल की सिचुएशन के हिसाब से ड्रॉ कर लेते हैं। तो सवाल में एक इक्विलैटरल ट्रायंगल पे चर्चा चल रही है सर, तो बिल्कुल रैंडम तरीके से एक इक्विलैटरल ट्रायंगल को ड्रॉ कर लीजिए। तो मान लो अपने इक्विलैटरल ट्रायंगल को हमने यहां पे कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लिया सर। अब बारी आती है ट्रायंगल के नामकरण की। तो ट्रायंगल के परिवार वालों ने तो ट्रायंगल का कोई नाम रखा नहीं है सर, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने प्यारे ट्रायंगल का कुछ नाम रखें। तो ट्रायंगल का क्या नाम रखना चाहते हो प्योरली आपकी मर्जी है। ABC, PQR, XYZ कुछ भी रख सकते हो सर। मान लो बिल्कुल रैंडमली मैं अपने ट्रायंगल का नाम रख देता हूं ट्रायंगल ABC और कुछ इस तरीके से रख देता हूं। इस वर्टेक्स को A कह देता हूं, इसको B कह देता हूं, इसको C कह देता हूं। आप किसी और तरीके से भी काम कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब समझिएगा बात को। अब सवाल ने आपको बता दिया है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस में ये रहे आपके 2 वर्टेक्स। अब इनमें से किसे इन 2 वर्टेक्स को अज्यूम करना है सर, ये मुद्दा है। तो अगेन आपकी मर्जी है कि आप ABC में से कौन से 2 वर्टिसेस को ये कोऑर्डिनेट्स अलॉट करना चाहते हो, प्योरली आपकी मर्जी है। आप इन 2 को इन 3 में से किसी भी 2 को अलॉट कर सकते हो। तो मान लो बिल्कुल रैंडम तरीके से मैंने अपने इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स A को बना दिया -4,0 और अगेन बिल्कुल रैंडमली मान लो अपने इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स B को मैंने बना दिया यहां पे 4,0। इतना समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। आप ये अजम्पशन और किसी 2 वर्टेक्स के साथ भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा क्या है सर? तो अब इस सिचुएशन में मुझे अपने इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीसरे बचे हुए वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं सर। तो डायग्राम के हिसाब से क्या बचा सर? कह दोगे डायग्राम के हिसाब से वर्टेक्स C बचा है। तो इसी वर्टेक्स C के कोऑर्डिनेट्स मुझे कैलकुलेट करके बताने हैं सर। तो सवाल की एनालिसिस के लिए यहां पे बिल्कुल रैंडम तरीके से मैंने अज्यूम कर लिया सर कि वर्टेक्स C का x कोऑर्डिनेट x है और y कोऑर्डिनेट y है सर। अब यहां पे डायग्राम बनके तैयार हो चुका है। तो सवाल की एनालिसिस को, मैथमेटिकल अप्रोच को शुरू कर सकते हैं। तो कहानी को ध्यान से सुनिएगा। तो कुल मिला के हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल हमारे सामने। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल यह है सर कि अगर मैं आपसे पूछूं कि
एक इक्विलैटरल ट्रायंगल को किसी सवाल में देखते ही, किसी सवाल में पढ़ते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या हिट करता है, तो क्या जवाब दोगे? आप तुरंत कहोगे सर कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में किसी भी सवाल में सुनते ही सबसे पहले दिमाग में दो बातें हिट करती है, एक साइड वाली बात सर, एक एंगल वाली बात। क्या क्या होती है बातें सर? तो साइड वाली बात कहती है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, और एंगल वाली बात कहती है सर कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स आपस में बराबर होते हैं, और हर एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू जो होती है सर वो 60 डिग्री के इक्वल होती है। अब मुद्दा यह है सर कि ये जो दो बातें मेरे दिमाग में सवाल के सिचुएशन के हिसाब से हिट कर रही हैं, इन दो बातों में से, इन दो रास्तों में से कौन सा रास्ता आगे बढ़ने के लिए लेना चाहिए सर, ये यहां पे मुद्दा है। अब इसका भी जवाब क्लियर है। कैसे क्लियर है? तो मैंने कई बार आपको बता दिया सर कि क्लास 10th में हमें जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़नी है उसमें रेयरली कोई ऐसा कंसेप्ट है जो कि किसी तरीके से मुझे एंगल की कहानी तक पहुंचा देता है। तो इससे ऑटोमेटिकली मुझे क्लियर है सर कि मुझे सवाल के सिचुएशन के हिसाब से साइड वाला रास्ता लेना चाहिए, जरूर मंजिल तक पहुंच जाएंगे सर। तो साइड वाला रास्ता कहता है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि फिगर के हिसाब से अगर बात की जाए तो तीनों साइड्स आपस में इक्वल होंगे, यानी कि फिगर के हिसाब से मैथमेटिकली मैं इसी बात को ऐसा बोल सकता हूं सर कि ए बी, बी सी और ए सी आपस में इक्वल होंगे। इसको समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो, तो मेरे ट्रायंगल की ये तीनों के तीनों साइड्स आपस में इक्वल होंगे, तो इक्वल दिखाने के लिए पहले तो आपको साइड लेंथ निकालनी पड़ेगी ना सर। इक्वल दिखाने के लिए पहले आपको साइड लेंथ निकालनी पड़ेगी, और हमने ये बहुत अच्छे से पढ़ा है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में साइड लेंथ निकालने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि सर सवाल पढ़ के डायरेक्टली मुझे क्लियर नहीं हो रहा था कि सवाल को सॉल्व करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, लेकिन यहां पे सवाल की एनालिसिस करने के बाद मुझे समझ में आ रहा है कि सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की जरूरत है, मुझे साइड लेंथ निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की जरूरत है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज को देखो, तो सवाल में क्या करना था सर? तो कुल मिला के सवाल के सिचुएशन के हिसाब से मुझे x निकालना है, मुझे y निकालना है। अगर मैं ये दोनों निकाल लेता हूं तो मेरा काम हो जाएगा, सवाल सॉल्व हो जाएगा सर। तो दो चीजें निकालनी है सर, यानी कि दो अननोन है, और हम ये जानते हैं सर कि दो अननोन की वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास दो इक्वेशन तो होने ही चाहिए। अब मुद्दा यह है सर कि ये जो दो इक्वेशन हम ढूंढ रहे हैं, ये दो इक्वेशन हमारे पास कहां से आएंगे, किस तरीके से आएंगे? तो समझिएगा बात को। तो अभी अभी हमने ये रियलाइज कर लिया था सर कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ये तीनों लेंथ हम निकालेंगे। अब यहीं पे फिगर में ऑब्जर्व करते हैं तीनों लेंथ को, ध्यान से देखना सर। ये जो लेंथ हम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे वो वैल्यू एक नंबर आएगी सर। आगे बढ़ते हैं सर। इसकी लेंथ अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे सर, तो ये जो पूरी लेंथ आएगी सर, ये x और y के टर्म में आएगी, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इस लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट में से एक एंड पॉइंट की कहानी x और y के टर्म में है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के बाद ये वाली लेंथ x और y के टर्म में आएगी। अगेन डायग्रामेटिकली मुझे दिख रहा है सर कि अगर मैं इस लेंथ को निकालने के लिए भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा सर, तो इसकी कहानी भी x और y के टर्म में आएगी, ये लेंथ भी x और y के टर्म में आएगा। तो अभी तक मुझे समझ में आ चुका है कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, ये डायरेक्टली नंबर आ जाएगा लेंथ, ये लेंथ एक्स वाई के टर्म में आएगी सर, ये लेंथ भी एक्स वाई के टर्म में आएगी। अब समझिएगा बात को। तो AC और BC, BC और AC ये दोनों लेंथ कहां आ रही है सर? एक्स वाई के टर्म में आ रही है। और मुझे यह पता है कि x और y की वैल्यू निकालने के लिए मुझे x और y के टर्म में दो इक्वेशन चाहिए। अब इक्वेशन कैसे आएंगे ये भी क्लियर हो रहा है सर। इस टाइप की सिचुएशन पहले भी देखी है, मुझे बहुत अच्छे से यहां पे रियलाइज है सर कि यहां जो तीन चीजों की इक्वालिटी क्रिएट हो रही है, इन तीन चीजों में से मैं यहां पे दो दो के बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना सकता हूं। मुझे दिख रहा है सर कि इन तीन में से मैं इन दो का एक कॉम्बिनेशन बना सकता हूं, इसके अलावा इन दो का एक कॉम्बिनेशन बना सकता हूं, इसके अलावा इन दो का एक कॉम्बिनेशन बना सकता हूं। और हर एक कॉम्बिनेशन में मुझे ऑब्जर्व हो रहा है सर अब कि मेरे पास x और y के टर्म में इक्वेशन आ जाएगी। तो मुझे x और y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए,
और मेरे पास 3 इक्वेशन आने के यहां पे पॉसिबिलिटी बन रही है सर। तो आपकी मर्जी है कि आप इन 3 में से कौन सा 2 कॉम्बिनेशन उठाना चाहते हो। इन 3 में से कोई भी 2 कॉम्बिनेशन उठा लो सर, आपके पास एक्स और वाई के टर्म में 2 इक्वेशन आ जाएगी, सॉल्व कर लोगे, एक्स वाई की वैल्यू निकल के आ जाएगी। सवाल सॉल्व हो गया सर। अब मुद्दे की बात देखो क्या है। इतना सोचना इंटरेस्टिंग नहीं था, इसके बाद जो सोचना है ना वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्यों? अब चूंकि यहां पे आपको दिख रहा है सर कि 2 इक्वेशंस बनाने के लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, तो हो सकता है हर स्टूडेंट का आगे बढ़ने का रास्ता अलग अलग हो, हर स्टूडेंट अलग पॉसिबिलिटी के हिसाब से काम करे, और यहां पे हर स्टूडेंट का आंसर जो है ना सर ये अलग अलग टाइम में निकल के आएगा। ये यहां पे इंटरेस्टिंग बात है जो कि आपको समझनी है। देखो मैथ्स में एक सवाल सॉल्व हो रहा है, बस वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सवाल कितनी जल्दी सॉल्व होगा उसमें भी बहुत टैलेंट छुपा होता है सर। तो हमें इतना टैलेंटेड बनना है कि हमें यह भी पता होना चाहिए सवाल सॉल्व कैसे होगा और जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व होगा। अब समझना है यहां पे कि कौन से कॉम्बिनेशन से सवाल जल्दी से जल्दी सॉल्व होगा, इक्वेशंस जल्दी से जल्दी आएंगे, जल्दी से जल्दी सॉल्व होंगे। कहानी को फिर से ध्यान से सुनना, यह पार्ट और इंटरेस्टिंग है। देखो यहां पे तो मान लो अब मैं आपसे कुछ छोटे सवाल पूछता हूं, फटाफट जवाब दीजिएगा। पहला सवाल, मान लो ये एक लाइन सेगमेंट है, इसके एक एंड का कोऑर्डिनेट मैं आपको बोल देता हूं x, y, और दूसरे एंड का कोऑर्डिनेट मान लो कुछ बोल देता हूं 3, 4। ठीक है, अब बड़ी आसानी से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के लेंथ निकाल लोगे। सही बात है सर। अब देखो फिर से एक सवाल, अब फिर से मैं आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के एक लेंथ निकालने बोलता हूं जिसका एक एंड पॉइंट है x, y और दूसरा एंड पॉइंट है 3, 0। अगेन आप बड़ी आसानी से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के लेंथ निकाल लोगे सर। अब मेरा सवाल आपसे यह है सर कि यहां पे लेंथ आपने निकाला, यहां पे लेंथ आपने निकाला, कौन से केस में लेंथ निकालने में आपको कम टाइम लगेगा? अगेन मेरा सवाल यह है सर कि इनमें से कौन से लेंथ को यूज करना हमारे लिए ज्यादा आसान रहेगा? तो तुरंत आप जवाब दोगे कि चूंकि सर यहां पे 2 एंड पॉइंट में से एक एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में 0 आ रहा है सर, तो इससे यहां पे लेंथ निकालते वक्त कैलकुलेशन आसान रहेगी, यानी ये वाली लेंथ जल्दी निकल के आएगी और इस वाली लेंथ को इस्तेमाल करना भी ज्यादा आसान रहेगा। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है सर। अगेन एक और सवाल लो यहां पे। अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं सर, अगेन मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के एक लेंथ निकालनी है जिसके एक एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y और इस एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं मान लो 0, 0। अगेन आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के लेंथ निकाल सकते हो। अब तीनों को कंपेयर करके बताओ सर कि तीनों में से किस केस में डिस्टेंस फॉर्मूले की मदद से लेंथ सबसे तेज आएगी और तीनों में से अगेन कौन से लेंथ को इस्तेमाल करना ज्यादा इजी मेरे लिए रहेगा? तो कहोगे सर अब तीनों को कंपेयर करोगे सर तो ये सबसे ज्यादा इजी रहेगा और ये लेंथ भी सबसे ज्यादा तेज निकल के आएगी। क्यों ऐसा है सर? तो ऐसा इसलिए है कि अगेन मुझे दिख रहा है कि मेरे लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट में से एक एंड पॉइंट ऐसा है सर जिसके कोऑर्डिनेट में 0 की कहानी है और यहां पे 0 की कहानी इसके कंपैरिजन में ज्यादा है। मतलब यहां तो कोऑर्डिनेट में एक ही 0 दिखा था, यहां तो 2 दिख गए सर, यानी कि यहां पे सबसे ज्यादा फास्ट लेंथ भी निकल के आएगी और इसको इस्तेमाल करना भी ज्यादा सही रहेगा क्योंकि यहां से जो लेंथ वाली मेरी फॉर्मेट आएगी सर वो फॉर्मेट ज्यादा छोटी रहेगी, इस्तेमाल करने के लिए ज्यादा सिंपल रहेगी। तो क्या सीखा यहां से? तो आपने सीखा ये सर कि अगर मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है और कोई भी लेंथ कैलकुलेट करनी है तो अगर कोऑर्डिनेट्स में 0 होते हैं ना सर तो वो लेंथ कैलकुलेट करने में टाइम भी कम लगता है सर और उस लेंथ को इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद भी रहता है सर। अब ये जो चीज आपको समझ में आई है इसी कंसेप्ट को यहां पे इंप्लीमेंट करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और मुझे ये बताइए सर कि कौन से कॉम्बिनेशन से मुझे फायदा मिलेगा, मेरा काम कम होगा और कौन से कॉम्बिनेशन से मैं 20 से 25 सेकंड एक दूसरे स्टूडेंट के कंपैरिजन में बचा लूंगा। जी हां सर, 20 से 25 सेकंड का यहां पे सॉल्यूशन में फर्क आ जाएगा सर अगर आप सही ट्रैक पे दिमाग लगा ले तो। सोच के बताइए यहां पे। तो देखो सोचोगे तो क्या जवाब होगा, ध्यान से सुनना। तो आपको यहां पे कोई 2 कॉम्बिनेशंस उठाने हैं सर, ठीक है सर। इन 3 पॉसिबिलिटीज में कोई 2 कॉम्बिनेशन आपको उठाने हैं। हम इन 2 में से सबसे पहले किसी एक कॉम्बिनेशन पे सोचते हैं और सबसे ज्यादा तेज आने वाले, सबसे ज्यादा सिंपल कॉम्बिनेशन पे पहले सोचते हैं। तो क्या दोगे सर कि अगर मैं यहां पे इसका कॉम्बिनेशन लूंगा तो फायदा ये होगा सर कि इस कॉम्बिनेशन में जब इस लेंथ को निकालूंगा तो यहां पे कोऑर्डिनेट में 1 0 है और इधर भी 1 0 है सर,
यानी कि सारी पॉसिबिलिटीज में ये वाली जो इक्वेट होने की पॉसिबिलिटी है, ये जो आंसर निकाल के देगी सर, ये तेज भी निकाल के देगी, और मेरे पास जो इक्वेशन का फॉर्मेट आएगा ज्यादा सिंपल फॉर्म में रहेगा, जिसमें कम से कम टर्म्स रहेंगे। एनालाइज करने के लिए मेरा बहुत सारा टाइम बचेगा सर। तो तीन कॉम्बिनेशन में से वो कौन सा कॉम्बिनेशन होगा जो ज्यादा सिंपल रहेगा, ज्यादा तेज आएगा सर, वो हमने पता कर लिया। अब इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटी बचती है सर, उसको समझना। अब सबसे तेज वाला तो मिल गया है सर, सबसे तेज वाला है AC और BC वाला। तो यहां पे अगर हाईलाइट करें सर, तो AC और BC वाला यानी कि आपका ये कॉम्बिनेशन एक हमने सेलेक्ट किया है। अब इसके अलावा क्या कॉम्बिनेशन है सर, तो इसके अलावा मेरे पास पॉसिबिलिटी बचती है, या तो मैं इसको इक्वेट कर दूं, या फिर सर मैं इसको इक्वेट कर लूं। अब मुझे क्लियरली यहां पे दिख रहा है सर कि इसको इक्वेट करूं या फिर इसको इक्वेट करूं, दोनों बिल्कुल सिमिलर सिचुएशंस है। दोनों ही सिचुएशन में जो आंसर निकल के आएगा सर, वो बराबर टाइम लेगा निकलने में, किसी में ज्यादा किसी में कम टाइम नहीं लगने वाला है। ये मुझे समझ में आ गया। इसी वजह से अब दूसरा कॉम्बिनेशन क्या उठाना है, ये आपकी चॉइस है। या तो आप ये वाला कॉम्बिनेशन उठा लो या फिर ये वाला कॉम्बिनेशन उठा लो, क्योंकि दोनों कॉम्बिनेशन में जो नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगे या निकलने में जो टाइम लगेगा सर, वो बिल्कुल सेम रहने वाला है सर। तो एक तो फिक्स हो गया है सर, दूसरा क्या लेना है ये आपकी मर्जी है। तो मान लो दूसरे के तौर पे मैं इस वाले को बिल्कुल रैंडमली सेलेक्ट कर लेता हूं सर। यानी कि एक और कॉम्बिनेशन हमने सेलेक्ट किया AC और AB का, AC और AB का, इसको भी यहां पे मार्क करके लिख लिया सर। इतना समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। तो सवाल कैसे सॉल्व होगा, बहुत सारे बच्चों को पता होगा। कैसे जल्दी सॉल्व होगा ये हमने यहां पे सीखा, और इस सवाल में यही इंटरेस्टिंग था जो कि आपको सीखना था सर। समझ गए बात को? मजा है कि नहीं? बिल्कुल मजा आना चाहिए। तो यहां पे बिना टाइम वेस्ट किए अपने कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं और चीजों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मान लो BC और AC को इक्वेट करते हैं सर। तो यहां पे सबसे पहले मान लो कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं, पर्पल ले लेते हैं सर। तो BC बराबर AC, BC बराबर AC करते हैं सर। तो यहां पे अपने ट्रिक वाले कंसेप्ट से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के BC के लेंथ निकाल लेते हैं। तो BC यहां पे मैं लिख लूंगा सर, क्या लिख लूंगा, तो दिमाग में करिए x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, यानी कि सर x - 4 का स्क्वायर। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर हो जाएगा सर y - 0 का स्क्वायर, यानी कि y स्क्वायर। इनका सम ओवर ऑल स्क्वायर रूट। अब निकालते हैं सर AC। तो अगेन यहां पे AC निकाले तो x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर हो जाएगा x - 4, यानी कि x + 4 का स्क्वायर। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर हो जाएगा सर y - 0 का स्क्वायर, यानी कि y स्क्वायर। इनका सम और ओवरऑल स्क्वायर रूट। अब इस टाइप की चीज को कैसे सॉल्व करना होता है हमें बहुत अच्छे से पता है, हमें दिख रहा है सर। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई के टर्म में एक इक्वेशन जरूर आएगी। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जैसे ही दोनों साइड स्क्वायर करेंगे सर, तो यहां से ये स्क्वायर रूट खत्म, यहां से ये स्क्वायर रूट खत्म सर। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे दिखी, ये जो इतनी मेहनत हम कर रहे थे कि कौन से कॉम्बिनेशन को उठाना चाहिए, उसका फायदा मुझे अब यहां पे दिख रहा है सर। क्या फायदा दिख रहा है मुझे? दिख रहा है इस वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर सीधे सीधे कैंसल हो जाएगा। अब पूरी कहानी सीधे सीधे एक्स के टर्म में आ गई है, यानी कि डायरेक्टली एक ही इक्वेशन से एक्स निकल के आ गया। अब जो दूसरा वाला इक्वेशन निकालेंगे उसमें सीधे एक्स को पुट कर देंगे सर, वाई निकल के आ जाएगा। ये अब यहां पे फायदा मुझे दिख रहा है अपने दिमाग लगाने का सर। अब देखो यहां पे अगेन कैसे सॉल्व करना आसान रहेगा। एक तरीका यह हो सकता है इस ब्रैकेट को खोलो, इस ब्रैकेट को खोलो, इक्वेट करो, सॉल्व कर लो। लेकिन इससे ज्यादा बेहतर तरीका मैंने आप लोगों को सिखाया। क्या सिखाया सर? एक्स वाले टर्म को एक तरफ कर लो, एल्जेब्रिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व करो सर। तो अगर मैं ऐसा करता हूं, मान लो इसको इधर बुला लेता हूं, तो ये हो जाएगा सर x - 4 का स्क्वायर माइनस ये प्लस वाला टर्म इधर आएगा तो माइनस साइन के साथ x + 4 का स्क्वायर। उधर क्या बचा सर? उधर कुछ नहीं बचा, यानी कि 0 बचा। a स्क्वायर - b स्क्वायर एल्जेब्रिक फॉर्मूला कहता है a + b × a - b। a + b करूंगा सर x + x 2x हो जाएगा, -4 + 4 खत्म हो जाएगा। a - b करूंगा सर तो क्या बचेगा यहां पे? a - b करूंगा तो x - 4 -x - 4 तो x खत्म हो गया सर, -4 - 4 -8 हो जाएगा, इतना बराबर 0। अब x की वैल्यू भी बिल्कुल सिंपल तरीके से दिख रही है। मुझे दिख रहा है सर ये जो पूरा का पूरा कांस्टेंट आ रहा है इसको फट से इधर भेज दूंगा, 0 बाई दैट कांस्टेंट 0 हो जाएगा। अल्टीमेटली x की वैल्यू 0 के बराबर आती हुई दिख रही है। समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए सर। तो हमने अपने इक्विलैटरल ट्रायंगल के थर्ड वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट निकाल लिया है जो कि 0 के बराबर निकल के आ रहा है। इसको ऊपर लिख लेते हैं सर, x बराबर 0।
अब बारी है y कोऑर्डिनेट निकालने की। उसके लिए अब अपने दूसरे इक्वेशन को फ्रेम कर लेते हैं। ब्लैक कलर सेलेक्ट करते हैं सर। अब देखो यहां पे, तो जैसे हमने डिसाइड किया था सर ए बी ए सी को इक्वेट करते हैं, तो ए बी बराबर ए सी। देख रहे हो बोर्ड क्या कर रहा है, देख रहे हो, दिख रहा है आपको कैसे अचानक चीजें गायब हो जा रही हैं। मतलब बोर्ड मैथ्स नहीं झेल पाता है, क्या करे, लेकिन झेलना तो पड़ेगा सर। मैथ्स पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना बहुत जरूरी है। अब देखो यहां पे, तो ए बी बराबर ए सी। सबसे पहले ए बी की बात कर लेते हैं। तो ए बी का क्या लेंथ हो जाएगा सर, सीधे डिस्टेंस फॉर्मूला से यहां पे कैलकुलेट करते हैं, ट्रिक वाले मेथड से। तो यहां पे सर एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर यानी कि -4 यानी कि -8 का स्क्वायर यानी कि 64। अब y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर हो जाएगा 0 - 0 यानी कि 0 0 का स्क्वायर 0। तो 0 लिखो ना लिखो फर्क पड़ता है नहीं, इनका स्क्वायर रूट सीधे सीधे सर। आगे बराबर AC। AC क्या हो जाएगा सर, तो x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर हो जाएगा यहां पे x -4 यानी कि x + 4 का स्क्वायर। y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर हो जाएगा y - 0 यानी कि y स्क्वायर सर। इनका सम ओवर ऑल स्क्वायर रूट। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेते हैं सर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेंगे तो ये हो जाएगा 64 बराबर यहां पे x + 4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब सीधे सीधे दिख रहा है सर, x की वैल्यू निकाल चुके हैं, पुट कर दो। x की वैल्यू को यहां पे पुट करेंगे सर, तो 64 बराबर यहां पे क्या हो जाएगा, x हो गया आपका 0, तो ये बचा 4 का स्क्वायर यानी कि 16 प्लस y स्क्वायर। तो वेरिएबल को एक तरफ कर लो, कांस्टेंट को एक तरफ कर लो, रीअरेंजमेंट करेंगे तो लिख लेंगे y स्क्वायर बराबर सर 16 इस तरफ आएगा, 64 - 16 कुल मिला के कितना हो जाएगा सर, तो 64 यानी कि 14 - 6 8 हो जाएगा, 5 - 1 4 48 हो गया सर। अब इस टाइप की चीज को डायरेक्टली सॉल्व करना जानते हैं, सीधे सीधे यहां पे लिख लेंगे सर आगे जाके कि y = ± स्क्वायर रूट के अंदर 48। ठीक है सर। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 48 को अगर थोड़ा सा फैक्टराइज कर ले तो 224 जा, 212 जा, 26 जा, इसके बाद 23 जा, यानी कि सर यहां पे 4 2 में से 2 2 बाहर आ जाएंगे, यानी कि 2 2 बाहर आने का मतलब 4 बाहर आ गया, अंदर क्या फंसा रह गया है सर, 3 फंसा रह गया, बाहर नहीं आ पाया बेचारा, प्लस माइनस साइन के साथ। तो कुछ इंटरेस्टिंग दिखा। क्या इंटरेस्टिंग दिखा सर, तो y की 2 वैल्यूज आ रही है सर, यानी कि सर x की वैल्यू 0 के लिए, x की इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए y की 2 वैल्यू निकल के आ रही है सर, एक प्लस साइन के साथ एक माइनस साइन के साथ। एक वैल्यू आ रही है 4√3 और एक वैल्यू आ रही है सर -4√3। अब मुद्दा यह है सर कि यहां पे जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है उस हिसाब से यहां पे या तो मेरे इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीसरे वाले वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हो सकता है 0,4√3, या तो मेरे इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीसरे वाले वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हो सकता है 0,-4√3। तो अब जवाब क्या होगा सर, आंसर क्या होगा, क्या मेरे इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीसरे वाले वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स ये होगा या फिर ये होगा या फिर दोनों हो सकता है सर। अब इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, तो फिर से ध्यान से यहां पे भावनाओं को सुनना और समझने की कोशिश करना। पहले दोनों पॉसिबिलिटीज लिख लेते हैं। तो एक आ रहा था सर सी का कोऑर्डिनेट यहां पे 0,4√3 और एक पॉसिबिलिटी बन रही है सर 0,-4√3। ठीक है सर, अब समझना बात को। अब आंसर की कहानी को समझने के लिए यहां पे एक्यूरेट तरीके से थोड़ा सा प्लॉटिंग करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करते हुए प्लॉटिंग करने की कोशिश करते हैं। ध्यान देना सर। तो सबसे पहले यहां पे हमने अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया है सर कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इन दोनों को तो मैं बड़ी आसानी से सीधे सीधे कोऑर्डिनेट सिस्टम पे प्लेस कर सकता हूं सर। प्लेस करिए। तो 4,0 समझ में आ रहा है सर देख के कि ये एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम है सर जहां पे y कोऑर्डिनेट 0 है, यानी कि ये पॉइंट x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। उसमें भी दिख रहा है सर x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, यानी कि ओरिजिन के राइट साइड में कहीं लाई करेगा। तो ओरिजिन के राइट साइड में x एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट लाई करेगा। मैं अज्यूम कर लेता हूं कि ओरिजिन के राइट साइड में यहां कहीं x एक्सिस के ऊपर मेरा ये पॉइंट 4,0 लाई कर रहा है सर। अगेन ये कहां लाई करेगा सर, तो ये पॉइंट भी मुझे दिख रहा है, चूंकि y कोऑर्डिनेट 0 है तो ये पॉइंट भी x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। अब चूंकि इसका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है सर, यानी कि ओरिजिन के लेफ्ट साइड में x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा।
और किस हिसाब से करेगा तो मुझे दिख रहा है सर, समझना बात को। सर मैग्नीट्यूड जो है ये 4 है, समझिएगा, साइन अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड 4 है। यानी मैंने अपने डायग्राम में ये जितनी लेंथ अज्यूम की है उतनी ही दूरी पे इधर ये वाला पॉइंट होगा, यानी कि पॉइंट एग्जैक्टली उतनी ही दूरी पे यहां कहीं पे -4,0 होगा। समझ में आया क्या? बिल्कुल आना चाहिए। तो यहां पे अपना इक्विलैटरल ट्रायंगल इमेजिन करने के लिए पहले कुछ पॉइंट्स इमेजिन कर लेते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि मेरे इक्विलैटरल ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस ए बी सी में से बिल्कुल रैंडमली इस वाले वर्टेक्स को मैं वर्टेक्स ए कह देता हूं और इस वाले वर्टेक्स को वर्टेक्स बी कह देता हूं। यानी कि इससे मुझे समझ में आ रहा है सर कि मेरा जो इक्विलैटरल ट्रायंगल आने वाला है उस इक्विलैटरल ट्रायंगल की ये दोनों 3 वर्टेक्स में से 2 वर्टेक्स हैं और ये मेरे इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक साइड का भी काम कर रहा है। सही बात है कि नहीं सर? बिल्कुल। अब दिमाग लगाओ, यानी आपके आने वाले इक्विलैटरल ट्रायंगल का ये एक साइड है। अब आपको अपना तीसरा इक्विलैटरल ट्रायंगल का वर्टेक्स लोकेट करने के बाद इक्विलैटरल ट्रायंगल कंप्लीट करना है। कैसे करोगे? दिमाग लगाओ। तो कहोगे सर इस एक्यूरेट फिगर से मुझे पता लग रहा है सर कि अगर मैं अपने इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीसरा वर्टेक्स ऊपर की तरफ अज्यूम करता हूं तो भी इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा, और अगर मैं अपने इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीसरा वर्टेक्स नीचे की तरफ अज्यूम करता हूं सर तो भी इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा। यानी सवाल के सिचुएशन के हिसाब से जैसे ही मैंने बिल्कुल एक्यूरेट डायग्राम क्रिएट किया तो डायग्रामेटिकली मुझे यह बात समझ में आ रही है जो कि आंसर बता रहा था। डायग्रामेटिकली बिना सवाल सॉल्व किए शुरुआत में ही मुझे इस डायग्राम से समझ में आ जाता सर कि 2 तरीके से इक्विलैटरल ट्रायंगल बन सकते हैं। एक अगर एक्स एक्सिस के ऊपर आप बनाने की कोशिश करते हो, एक अगर एक्स एक्सिस के नीचे की तरफ बनाने की कोशिश करते हो। इसी वजह से यहां पे 2 पॉसिबिलिटीज आ रही थी आपके इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस की। तो यहां पे डायग्रामेटिकली समझ में आ रहा है सर कि ये जो ऊपर वाला है ओरिजिन से ऊपर की तरफ है, यानी कि ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा सर 0,4√3 और ये जो नीचे की तरफ इसका हो जाएगा 0,-4√3। यानी आंसर में जो दिख रहा था सर वो डायग्रामेटिकली भी समझ में आ रहा है। तो यहां पे ध्यान से बात को सुनना, यानी कि यहां पे एक्यूरेट डायग्राम से मुझे ये क्लियर हो जा रहा है सर कि हम अपना इक्विलैटरल ट्रायंगल इस सिचुएशन में 2 तरीके से ड्रॉ कर सकते थे। सर एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती थी कि ट्रायंगल को एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ बनाए, तब उस केस में मेरे इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीसरा वाला वर्टेक्स ये हो जाता। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती थी कि सवाल के सिचुएशन के हिसाब से हम अपना इक्विलैटरल ट्रायंगल एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ बनाए तो इस सिचुएशन में मेरे इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीसरे वाले वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं सर 0,-4√3। यानी कि सर यहां पे ये जो 2 आंसर्स आ रहे हैं दोनों एक्सेप्टेबल आंसर्स है। यानी कि अगर हम अपना ट्रायंगल ऊपर की तरफ बनाते हैं तब मेरे इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीसरा वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा, और अगर हम अपना इक्विलैटरल ट्रायंगल एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ बनाते हैं तब मेरे इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीसरे वाले वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स ये हो जाएगा। सर दोनों ही आंसर बिल्कुल सही आंसर है सर। पहले इतनी कहानी नोट डाउन करो। तो इतना सारे स्टूडेंट समझ गए। अब इतना समझने के बाद कुछ इंटरेस्टिंग चीजों को डिस्कस करते हैं, क्योंकि इतनी कहानी सुनने के बाद अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे सर। अब सारे डाउट को यहां पे बारी बारी से क्लियर करते हैं। ध्यान से यहां पे हर डाउट का जवाब सुनना। सबसे पहला डाउट जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहा होगा वो ये होगा सर कि अगर ये सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव के फॉर्मेट में बिना डायग्राम का पूछा जाता है सर, तो उस सिचुएशन में ये वाला डायग्राम बनाए सर कि ये वाला डायग्राम बनाए सर? ये सबसे पहला डाउट। अब इस डाउट का जवाब होगा आपकी मर्जी है, आप ये भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो, दोनों में से कोई भी बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन मैं यहां पे ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप ये वाला डायग्राम बनाते हो तो एग्जामिनर आपसे ज्यादा इंप्रेस होगा सर। तो यहां पे ये बात सही है सर कि आप दोनों में से कोई भी डायग्राम बना सकते हो एग्जाम में, लेकिन ये भी जान लो कि अगर आप ये वाला डायग्राम बनाओगे तो एग्जामिनर आपसे ज्यादा इंप्रेस होगा सर। और इंप्रेशन का बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, यह बात मैं आपको कई बार बता चुका हूं।
अगर आप एग्जामिनर को अपने पेपर से इंप्रेस कर देते हो ना, तो उसके बाद एग्जामिनर बिल्कुल खुशी खुशी आपके कॉपी को चेक करता है और थोड़ा सा ढील देते हुए चेक करता है और आपको ज्यादा नंबर मिलते हैं सर। इस बात को यहां पे दिमाग में रखना। तो इंप्रेशन का भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है हमारे बोर्ड एग्जाम के पेपर में, क्योंकि जो इन्विजिलेटर आपकी कॉपी चेक कर रहा होता है वो आपको पर्सनली तो जानता है नहीं, इसी वजह से आपके पूरे कैरेक्टर्स, आपकी पूरी नॉलेज आपके कॉपी में दिख जाती है उसको। तो उसको एक दो सवाल से समझ में आ जाएगा कि आप किस टाइप के स्टूडेंट हो और आपके कॉपी को किस टाइप से हमें चेक करना चाहिए सर। इन बातों को दिमाग में रखना, ठीक है सर। तो अब आप कहोगे यानी कि सर इस डायग्राम को बनाने में ज्यादा फायदा है। बिल्कुल सर, इस डायग्राम को बनाने में ज्यादा फायदा है। अब आपके दिमाग में अब दूसरा डाउट आएगा। दूसरा डाउट यह आएगा सर कि सर आप ही ने बोला था कि ये जो सवालों की सिचुएशन होती है यहां पे एनालिसिस के लिए बिल्कुल एक्यूरेट प्लॉटिंग की जरूरत नहीं पड़ती, हम रैंडम प्लॉटिंग से काम चला लेते हैं। तो आपने ये वाली लाइन बोली है सर, लेकिन आप यहां पे इसी लाइन को कॉन्ट्राडिक्ट कर दे रहे हो, क्योंकि यहां पे आपने तो एक्यूरेट प्लॉटिंग कर दी। तो मेरा डाउट यह है सर कि किसी सवाल में कैसे समझेंगे कि रैंडम प्लॉटिंग से काम करना है या फिर एक्यूरेट प्लॉटिंग की जरूरत है। अब इसका जवाब यहां पे ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से। तो अगर आपको कोई ऐसा सवाल मिलता है जहां पे मल्टीपल कोऑर्डिनेट्स, एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट्स पे बात हो रही हो, 2 कोऑर्डिनेट, 3 कोऑर्डिनेट, 4 कोऑर्डिनेट, इस तरीके की सिचुएशन हो सर, और इस टाइप की सिचुएशन में आपको यह दिख रहा है कि उन मल्टीपल कोऑर्डिनेट्स में कम से कम 2 ऐसे कोऑर्डिनेट्स हैं जिसमें 0 की कहानी दिख रही है, तो इस टाइप के सिचुएशन में एक्यूरेट प्लॉटिंग का सहारा लीजिए, आपको बहुत मदद मिलेगी सवाल को सॉल्व करने के लिए। क्या मैंने बोला समझना? मैंने आपको बोला कोई भी ऐसा सवाल है जहां पे मल्टीपल कोऑर्डिनेट्स पे चर्चा चल रही है सर, ठीक है सर, मल्टीपल कोऑर्डिनेट्स, और इस मल्टीपल कोऑर्डिनेट के सिस्टम में आपको यह दिख जाए सर कि कम से कम 2 ऐसे कोऑर्डिनेट्स हैं जहां पे कोऑर्डिनेट्स में 0 की कहानी है, तो इसका मतलब यह है सर कि उन मल्टीपल कोऑर्डिनेट्स में, उन मल्टीपल पॉइंट्स में 2 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि एक्सिस के ऊपर लाई करने वाले पॉइंट्स हैं। क्योंकि मुझे पता है सर कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर एक भी 0 आ गया है यानी कि वो एक्सिस पे लाई करने वाला पॉइंट है। तो अगर आपको अपने सवाल के कोऑर्डिनेट्स को ऑब्जर्व करके यह दिख रहा है सर कि कम से कम 2 ऐसे पॉइंट तो हैं ही जो कि एक्सिस पे लाई करने वाले हैं, तो इस टाइप के सिचुएशन में एक्यूरेट प्लॉटिंग पे चले जाइए सर, आपको ज्यादा आसानी होगी, ज्यादा कुछ आपको डायग्राम से ही दिखने लगेगा सर। बहुत हेल्प होती है इस टाइप के सिचुएशन में एक्यूरेट प्लॉटिंग करके। तो एक्यूरेट प्लॉटिंग के लिए कब जाना है ये रीजन मैंने आपको यहां पे बता दिया, इसको अच्छे से कॉपी पे नोट डाउन कर लो और दिमाग में भी रखना सर। तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप रैंडम प्लॉटिंग से काम नहीं चला सकते हो। रैंडम प्लॉटिंग से आया तो आंसर सर, बिल्कुल आंसर आया, लेकिन अगर इस टाइप के सिचुएशन में एक्यूरेट प्लॉटिंग करोगे ना तो आप ही का टाइम बचेगा, आप ही की एनालिसिस ज्यादा इजी हो जाएगी सर। क्या यहां पे इस टाइप की सिचुएशन नहीं है? बिल्कुल है सर, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मल्टीपल कोऑर्डिनेट्स पे चर्चा हो रही है और कम से कम 2 ऐसे पॉइंट्स है जिसके कोऑर्डिनेट्स से मुझे 0 की कहानी दिख रही है, यानी कि कम से कम 2 ऐसे पॉइंट मुझे दिख रहे हैं जो कि एक्सिस के ऊपर लाई करने वाले पॉइंट्स है सर। इसी वजह से यहां पे एक्यूरेट प्लॉटिंग से ज्यादा हेल्प मिली सर, और आपको दिखा भी, यहां पे आपको दिख रहा है इस एक्यूरेट प्लॉटिंग से ही सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि यहां पे इक्विलैटरल ट्रायंगल 2 तरीके से बनाया जा सकता था, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। इसी वजह से यहां पे 2 आंसर निकल के आ रहे थे मेरे इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीसरे वाले वर्टेक्स के 2 तरीके से कोऑर्डिनेट्स निकल के आ रहे थे सर। ये सीधे सीधे हमें डायग्राम में दिख भी रहा था। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज देखो, जब यहां पे हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के AB की लेंथ, AB क्या है सर? मेरे इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड है। तो जब मैंने अपनी इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड लेंथ निकाली तो ट्रिक से ही सही सर, लेकिन मुझे यहां पे प्रॉपर फॉर्मूले में पुटिंग करके निकालना पड़ा। लेकिन एक्यूरेट प्लॉटिंग में मुझे फॉर्मूला भी नहीं लगाना था, सीधे सीधे इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड लेंथ दिख जाती, सीधे सीधे AB दिख रहा है सर। मुझे दिख रहा है कि चूंकि यहां पे इसके कोऑर्डिनेट 4,0 है, यानी कि इतनी दूरी कितनी हो गई सर? 4 यूनिट्स की हो गई। अगेन दिख रहा है सर इसके कोऑर्डिनेट्स -4,0 है, तो इतनी दूरी कितनी होगी सर? दूरी बोल रहा हूं, दूरी बिना साइन के होती है सर, यानी कि ये दूरी भी 4 यूनिट्स की हो गई। तो ये भी 4, ये भी 4, कुल मिला के 4 + 4 8, यानी कि डायरेक्टली बिना डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए एक्यूरेट प्लॉटिंग से मुझे दिख रहा है सर कि मेरे इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो साइड लेंथ है सर, वो साइड लेंथ कितनी है सर? तो 8 यूनिट्स की है सर। यह मुझे बिना डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए यहां पे एक्यूरेट प्लॉटिंग से दिख रहा है।
तो आपको यहां से समझ में आ रहा है सर कि कुछ सिचुएशंस में एक्यूरेट प्लॉटिंग करने से कितना ज्यादा फायदा होता है। इतनी कहानी समझने में किसी को कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई परेशानी क्या बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो फुल एंड फाइनल तरीके से हर चीज को अगर मैं समराइज कर दूं तो मैं बोल सकता हूं सर कि सवाल से आपको यह क्लियर हो गया है कि यहां पे जो डायग्राम आप बनाओगे सर वो एक्यूरेट प्लॉटिंग से बनाओगे और कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा और डायग्राम से बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। आप सॉल्व करके प्रॉपर आंसर निकाल लोगे। तो कैसे कैसे सॉल्व करना है यहां पे मैंने आपको सिखा दिया, यहां पे मैंने आपको बता दिया। तो सब्जेक्टिव की कहानी यहां पे कंप्लीट होती है। लास्ट में आप आंसर क्या लिखोगे सर? तो लास्ट में आप सब्जेक्टिव फॉर्मेट में अपना आंसर लिखोगे कि आपके इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीसरे वाले वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स ये भी हो सकते हैं या फिर ये भी हो सकते हैं, यानी कि दिस और दिस, ये आप यहां पे बोल दोगे सर। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आनी चाहिए। तो सब्जेक्टिव फॉर्मेट की कहानी यहां पे होती है कंप्लीट। अब हम चलेंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट की कहानी में। तो कहानी को आप ध्यान से यहां पे सुनिएगा। उसके लिए पहले यहां पे थोड़ा सा डायग्राम क्लियर कर लेते हैं और सर इस वाले डायग्राम को थोड़ा सा अच्छे तरीके से इधर बना लेते हैं सर, वरना डायग्राम ऑप्शंस के साथ ओवरलैप कर जाएगा। तो पहले यहां पे ये डायग्राम बना लेते हैं। तो थोड़ा सा साफ सुथरे तरीके से पहले अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस को बना लेते हैं। ये बना लिया एक्स एक्सिस, इसके बाद ये बना लिया सर वाई एक्सिस। तो ये एक्स डैश, ये आपका वाई, ये आपका वाई डैश। इसके बाद इन पॉइंट्स को लोकेट करिए। मान लो यहां कहीं मैं लोकेट कर देता हूं 4,0 को, यहां कहीं मान लो मैं लोकेट कर देता हूं इतनी ही दूरी पे, यहां पे नाप लेते हैं थोड़ा सा। तो ये यहां कहीं होगा सर -4,0। इसको मान लो रैंडमली मैं क्या मान लेता हूं, ए मान लेता हूं। इसको रैंडमली क्या मान लेता हूं सर, बी मान लेता हूं सर। इसके बाद इक्विलैटरल ट्रायंगल कंप्लीट कर देता हूं यहां पे कुछ इस तरीके से ऊपर वाला कंप्लीट कर देता हूं सर। इसको कुछ सी कह देता हूं। इसके कोऑर्डिनेट कितने आ रहे थे सर? तो 0, यहां पे 4√3 निकल के आ रहा था। अगेन नीचे भी कंप्लीट कर देता हूं सर। तो नीचे कंप्लीट करूंगा तो बिल्कुल उतनी ही दूरी पे नीचे की तरफ, बिल्कुल उतनी ही दूरी पे, लफ्जों पे ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल उतनी ही दूरी पे नीचे की तरफ यहां पे 0, -4√3 हो जाएगा सर। अब इसको सी बोल दिया तो इसको मान लो कुछ यहां पे मैं डी बोल देता हूं सर। ठीक है, इसको सी बोल दिया तो इसको कुछ डी बोल देता हूं। ठीक है सर, इतनी कहानी समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। और कुछ लिखना बाकी रहा, ओरिजिन है सर, इसको यहां पे बस हाईलाइट कर लेते हैं, ओ लिखने की फिलहाल जरूरत नहीं है सर। तो यहां पे अब कंप्लीट हो गया है। अब आ जाते हैं एमसीक्यू पे। तो यहां पे कहानी को ध्यान से सुनिएगा। ये रहा पहला एमसीक्यू। सवाल को पढ़िए और फटाफट जवाब दीजिए। सवाल क्या कह रहा है सर? सवाल कह रहा है कि -4,0 एंड 4,0 आर द टू वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स थर्ड वर्टेक्स इज व्हाट। 4 ऑप्शंस आपको यहां पे गिवन है। तो सवाल की कहानी क्या है सर? सवाल का एक्सप्लेनेशन क्या है? तो सवाल ने हमें एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस में से 2 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स बता दिए हैं। अब फाइनली सवाल मुझसे उसी इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीसरे वाले वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है। तो सवाल के एक्सप्लेनेशन से क्लियर हो रहा है सर कि इस सवाल को अभी अभी हमने बहुत अच्छे से सब्जेक्टिव फॉर्मेट में एनालाइज किया और आंसर भी निकाला। क्या आंसर आ रहा है? तो दिख रहा है सर कि मेरे इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीसरे वाले वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स या तो 0,4√3 हो सकता है या तो 0,-4√3। तो आंसर आपको कहां पे दिख रहा है? क्या दोगे सर? ये आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट कहानी को नोट डाउन करिए। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 2 देख लेते हैं। ये रहा सर एमसीक्यू नंबर 2। सवाल को पढ़िए, अब ध्यान से पढ़िएगा सवाल को। सवाल कह रहा है कि -4,0 एंड 4,0 आर द टू वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, then the coordinates of its third vertex lying above x axis is what। 4 ऑप्शंस आपको गिवन है। अब समझना सवाल क्या बोल रहा है। तो अब सवाल आपसे कह रहा है सर कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस में से 2 वर्टिसेस की यहां पे कोऑर्डिनेट्स आपको प्रोवाइड कर दी गए हैं। अब आपको अपने इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीसरे वाले वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, जहां पे आपको बता दिया गया है कि आपके इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो तीसरा वाला वर्टेक्स है ये एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ लाई कर रहा है। अब यहां पे स्पेसिफाई कर दिया गया है कि कोलैटरल ट्रायंगल किस तरीके से अज्यूम किया जा रहा है। तो जैसे स्पेसिफाई किया गया उस हिसाब से मुझे क्लियर है सर कि अगर मैं ये मान के चलता हूं कि मेरा कोलैटरल ट्रायंगल का जो तीसरा वाला वर्टेक्स है ये एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ बन रहा है सर, यानी कि कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0,4√3। तब करेक्ट आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फटाफट कहानी को नोट डाउन करिए।
अब चलते हैं सर तीसरे सवाल पे। देखो तीसरा सवाल क्या है, सवाल को पढ़िए फटाफट। सवाल कह रहा है कि ब्ला 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 आर द टू वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स थर्ड वर्टेक्स लाइंग बिलो एक्स एक्सिस इज व्हाट। अब अगेन यहां पे सवाल ने बोला कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस में से 2 वर्टिसेस की यहां पे कोऑर्डिनेट्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। अब आपको अपने इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीसरे वाले वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स निकालना है, जहां पे आपको यह बोल दिया गया है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो तीसरा वाला वर्टेक्स है ये एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ है। तो अब सिचुएशन के हिसाब से मुझे क्लियर है सर कि ये वाला ट्रायंगल कंसीडर किया गया है, यानी कि उस हिसाब से मेरे इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीसरा वाला वर्टेक्स हो जाएगा 0,-4√3, यानी कि करेक्ट आंसर अब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सर। तो यहां पे ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लेते हैं। ठीक है सर, फटाफट कहानी नोट डाउन करिए। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं सर, एमसीक्यू नंबर 4 देख लेते हैं। 4 का जवाब दीजिए फटाफट। यहां पे सवाल कह रहा है कि इफ दिस एंड दिस आर द टू वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल देन द साइड लेंथ ऑफ द ट्रायंगल इज। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था सर कि जैसे ही आपने यहां पे फिगर बना लिया तो साइड लेंथ निकालने के लिए बस आपको यह दिख जाना काफी, आपको तो वर्टेक्स भी नहीं निकालना था। साइड लेंथ निकालने के लिए इसका कोऑर्डिनेट या इसका कोऑर्डिनेट आपको निकालने की जरूरत पड़ी क्या? कोई जरूरत नहीं पड़ी सर। सीधे दिख रहा है कि ये मेरे इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड की तरह काम करेगा। इसका लेंथ सीधे सीधे दिख रहा है 4 यूनिट, 4 यूनिट, 4 + 4 8 यूनिट, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा सर 8 यूनिट। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको इनके कोऑर्डिनेट्स निकालने की कोई आवश्यकता नहीं थी, इनके बिना भी बड़ी आसानी से आप जवाब दे सकते थे सर। फटाफट कहानी को नोट डाउन करिए। ठीक है सर, तो यहां पे साइड लेंथ आ गई है 8 यूनिट्स की, इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं सर। तो साइड लेंथ आ रही है 8 यूनिट्स। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं सर, स्क्रीन क्लियर करके। सवाल नंबर 5 की कहानी, सवाल को पढ़िए। सवाल कह रहा है कि a -4,0 and b 4,0 are the two vertices of an equilateral triangle and third vertex above x-axis is represented by c and below x-axis is represented by d, then angle CAD is equal to what? 4 ऑप्शंस आपको यहां पे गिवन है। अब सवाल समझना क्या कह रहा है। तो सवाल कह रहा है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC है, या फिर कह लो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ABD है, जिसके 3 वर्टिसेस में से 2 वर्टिसेस यानी कि A और B के कोऑर्डिनेट्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए। इसके अलावा आपको बोल दिया गया है कि आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो तीसरा वाला वर्टेक्स है सर, अगर वो वर्टेक्स एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ है तो उसको C बोला जा रहा है, अगर वो नीचे की तरफ है तो उसको D बोला जा रहा है। तो यहां पे कोइंसिडेंटली सवाल जैसा जैसा बोल रहा था वैसा डायग्राम हमने पहले से ही क्रिएट कर लिया है सर। सवाल यहां पे बोल रहा था कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC भी हो सकता है, ADB भी हो सकता है सर। तो दोनों पॉसिबिलिटी इक्विलैटरल ट्रायंगल की हो सकती है। तो आपके इक्विलैटरल ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस में से 2 वर्टिसेस A और B के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, और आपके बचे हुए तीसरे वाले वर्टेक्स के लिए बोला जा रहा है कि एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आपका तीसरा बचा हुआ जो वर्टेक्स है, अगर वो एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ है तब उसको C बोल देंगे, बिल्कुल यही सिचुएशन। और अगर वो वर्टेक्स एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ है तब उसको D बोल देंगे। यानी सवाल के सिचुएशन के हिसाब से फिगर हमारे सामने है सर। अब आपसे इस सिचुएशन के लिए एंगल CAD की वैल्यू पूछी जा रही है। तो डायग्राम में देखिए एंगल CAD कहां है सर, तो ये रहा एंगल CAD, इसी एंगल की वैल्यू पूछी जा रही है। फुद्दू सवाल क्यों सर, देखो यहां पे, तो यहां पे क्लियरली मुझे पता है सर कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं, उनकी वैल्यू 60 डिग्री के बराबर होती है। यानी कि सर अगर मैं ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करता हूं तो ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री। अगर मैं नीचे वाला इक्विलैटरल ट्रायंगल कंसीडर करता हूं सर तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। आपसे क्या पूछा जा रहा है, एंगल CAD, यानी कि ये भी 60 है, ये भी 60 है, दोनों को जोड़ देंगे एंगल CAD बन जाएगा। 60 + 60 क्या हो जाएगा सर 120 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट कहानी को यहां पे नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है सर, मजा आ रहा है, बिल्कुल आना चाहिए। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट MCQ देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट MCQ, सवाल को पढ़िए। तो सर बेसिक सवाल की कहानी वही है कि A है, B है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की कहानी है। एक ऊपर की तरफ कंसीडर करेंगे तो C मानेंगे, नीचे की तरफ कंसीडर करेंगे तो D मानेंगे। अब क्वाड्रिलैटरल ACBD, अब क्वाड्रिलैटरल ACBD क्या होगा ये पूछ रहा है सर। तो क्वाड्रिलैटरल ACBD क्या है, देखिए यहां पे सर।
तो ACBD क्वाड्रिलैटरल क्रिएट हो रहा है। अब आपसे पूछा जा रहा है सर कि ये जो क्वाड्रिलैटरल क्रिएट हो रहा है ये आखिर क्या है? ये एक स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है, ये एक रोम्बस है लेकिन स्क्वायर नहीं है, या फिर नन ऑफ दीज? तो समझना बात को। तो अगर एनालाइज करें तो मुझे समझ में आ रहा है सर कि ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी कि सर ये और ये आपस में बराबर। अगेन नीचे भी बोल सकते हैं ये और ये आपस में बराबर। तो कुल मिला के अब मैं यहां पे बोल सकता हूं कि ये चारों के चारों साइड आपस में बराबर। अब मेरे क्वाड्रिलैटरल के चारों साइड अगर आपस में बराबर है सर, तो या तो रोम्बस होगा या तो स्क्वायर होगा। अब स्क्वायर नहीं होगा सर, क्योंकि स्क्वायर के सारे इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के बराबर होते हैं। और मुझे यहां पे दिख रहा है सर कि इंटीरियर एंगल क्या है, ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है, ये 120 है, 120 है। तो स्क्वायर तो नहीं है, तो क्या ऑप्शन बचा है सर? रोम्बस। यानी कि इट इज अ रोम्बस बट नॉट अ स्क्वायर। और ऐसे भी हमें पता है सर कि अगर मुझे किसी क्वाड्रिलैटरल को रोम्बस साबित करना होता है तो हमने सीखा है कि हम चारों साइड को इक्वल साबित करते हैं। इसके साथ साथ अगर मुझे यह साबित करना होता है कि वो रोम्बस है लेकिन स्क्वायर नहीं है, तो डायगोनल्स को अनइक्वल साबित करते हैं सर। तो डायगोनल्स अनइक्वल है, मुझे दिख रहा है, समझना बात को। सर ये डायगोनल की लेंथ क्या हो जाएगी? 4 4 8 यूनिट। ये वाले डायगोनल की लेंथ आ रही है सर 8 यूनिट। सर ये वाले डायगोनल की लेंथ क्या हो जाएगी? समझना सर, ये लेंथ कोऑर्डिनेट के हिसाब से हो जाएगी 4√3 यूनिट। सर ये लेंथ भी 4√3 यूनिट। टोटल कितनी हो गई सर? टोटल हो गई 4 + 4 यानी कि 8√3 यूनिट। तो ऐसे भी दिख रहा है सर डायगोनल्स आर अनइक्वल। यानी कि प्रोसेस से भी यहां पे प्रूव हो रहा है कि इट इज अ रोम्बस बट नॉट अ स्क्वायर। यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट कहानी को नोट डाउन करिए। तो अभी तक का ये सबसे मजेदार सवाल था पूरे एमसीक्यूज में। अब और देखते हैं सर और सवाल की कहानी क्या है। अब ये रहा सर नेक्स्ट सवाल, इसका फटाफट यहां पे जवाब दीजिए। अब अगेन बेसिक कहानी वही है सर, लास्ट में मुझसे अपने क्वाड्रिलैटरल का एरिया पूछा जा रहा है, क्या होगा सर? कई तरीके से निकाल सकते हो, या तो आप अपने इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल के उनको जोड़ दो, या सीधे सीधे क्वाड्रिलैटरल का एरिया निकाल लो। दोनों तरीके से सॉल्व करते हैं तो समझना। मान लो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल के सॉल्व करते हैं, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है सर? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड लेंथ मुझे पता है सर 8 है, यानी कि 8 का स्क्वायर यानी कि 8 × 8। तो यहां पे सर 4 × 2 = 8 यानी कि 16√3। अब समझना सर, जो इक्विलैटरल ट्रायंगल ऊपर है वही सेम तो नीचे ही है ना सर। कुल मिला के जो इसका एरिया होगा वही तो इसका एरिया होगा। तो यहां पे सर इसी को डबल कर देंगे, तो इसका डबल हो जाएगा 32√3 स्क्वायर यूनिट्स। यही मेरे क्वाड्रिलैटरल का एरिया हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। मान लो दूसरे तरीके से सीधे सीधे क्वाड्रिलैटरल का एरिया निकालते हैं, तो है क्या सर? रोम्बस है। रोम्बस का एरिया निकालने का डायरेक्टली फॉर्मूला जानते हैं, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। एक डायगोनल की लेंथ 8, दूसरे डायगोनल की लेंथ 8√3 हो गई सर यहां पे। तो यहां पे कितना हो गया? 2 4 = 8, 8 4 = 32√3 स्क्वायर यूनिट। सेम आंसर नहीं आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है सर, ऐसे भी निकाल सकते थे। फटाफट कहानी को नोट डाउन कर लो, ठीक है सर। तो यहां पे अगेन एक मजेदार सवाल को हमने कई मेथड से सॉल्व करके देखा। और सवाल है क्या? चेक करते हैं सर एक बार। तो नहीं सर, खत्म हो गया, इतने ही सवाल मैंने आपके लिए बनाए थे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि मजा आपको बहुत आया होगा सर। इस सवाल में आपने एंजॉय किया होगा, पूरी कहानी आपको समझ में आई होगी। क्या होता है ना, इतनी तेजी से मैं बोलता हूं ना कि कई बार तोतला बना जाता है बोलते बोलते, मुझे भी कभी कभी हंसी आ जाती है। चलो कोई बात नहीं, होता है। तो उम्मीद करूंगा कि आज के लेक्चर में जो भी पढ़ाया वो बहुत अच्छे से क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं है। अगर आपको लग रहा है कहीं किसी भी किस्म का डाउट है सर, तो लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखें, आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर इसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता, जरूर से कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे क्लास 4th से लेकर 12th तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। और सबसे बड़ी बात यह है सर कि मैग्नेट ब्रेन्स दूसरे चैनल जैसा नहीं है, जो कि शुरुआत का हल्का फुल्का कंटेंट तो फ्री में देकर ललचाता है, लेकिन बाकी के कंटेंट के लिए पैसे मांगता है। यहां पे पूरा का पूरा क्वालिटी कंटेंट क्वालिटी टीचर्स के द्वारा पहले भी फ्री था, अभी भी फ्री है, आगे भी रहेगा। बस आपके साइड से एक ही चीज चाहिए और वो आपका प्यार और सपोर्ट। अपना प्यार और सपोर्ट आप लोग हम पे इसी तरीके से बनाए रखें। इसी तरीके से हम आप लोगों के लिए मेहनत करते रहेंगे। इसी नोट के साथ लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू।